राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम यादों के साए में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं बहुत ही खास मेहमान, दिल्ली की मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता शीला दीक्षित। बहुत बहुत स्वागत है शीला जी प्रोग्राम में। आप जानती हैं शीला जी के सिनेमा का भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर है। ये सोचना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है कि अगर सिनेमा ना होता तो भारतीय लोकतंत्र का विकास वो जहाँ तक हुआ है वो हो पाता कि नहीं हो पाता। इसमें संस्कृतियों का घुलन मिलन, लोगों की अभिव्यक्तियाँ, लोगों को भाषा, बोली, मुहावरे, संगीत, ये सब कुछ उसमें शामिल है। निजी तौर पर जब आप सिनेमा से जुड़े हुए अपने अनुभवों को यादों में पीछे जाकर देखती हैं तो आप क्या पाती हैं कि आपके ऊपर ज़ाती तौर पर फिल्मों का कैसा असर होगा? जी देखिए, सबसे पहला फिल्म का असर तो होता है कि वो आजकल के ज़माने में सबसे प्रिय, सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का ज़रिया है। थिएटर भी है, वैसे संगीत भी है, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी, उस तक पहुंचना, वो आप तक पहुंच जाए, बहुत ही आसान हो रहा है। और हर साल उसमें तरक्की हो रही है। पहले आप सिनेमा हॉल जाते थे और मुझे बचपन में ये भी याद है कि जहाँ सिनेमा हॉल नहीं होते थे वो एक पर्दे लगा दिए जाते थे। बाहर के लोग, मेरे ननिहाल में जब हम जाते थे तो हज़ारों की तादाद में सिनेमा को देखने आते थे। उसका प्रभाव शायद ड्रामा से, थिएटर से, संगीत से इसलिए ज़्यादा पड़ता है कि वो इंस्टेंट होता है और उसका जो चलचित्र के माध्यम से जो एक विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है वो मेरे ख्याल में हमेशा के लिए एक छाप छोड़ देता है। आपको एक थिएटर की या ड्रामा की या किसी नाटक की दृश्य याद रहे ना रहे, लेकिन सिनेमा का ज़रूर याद रहता है। तो उसकी एक छाप बहुत आजकल आधुनिक ज़माने में बहुत ज़्यादा है। और अब क्योंकि सिनेमा घर में भी आ गया है, ये नहीं कि हमें जाना पड़े, टिकट खरीदने पड़े, लाइन में खड़े हों, वो भी अब ख़त्म हो गया, घर ही में आ गया है। तो बहुत एक हमारी संस्कृति का, हमारी भाषा का, हमारे रहन सहन का, हमारे कपड़ों का और हमारी जानकारी के और जगह क्या हो रहा है, हम कैसे हैं, क्या हम वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत असर पड़ रहा है। आपने अपने ननिहाल की बात की जहाँ खुले में शायद सिनेमा दिखाया जाता था, तब आपकी उम्र कितनी रही होगी और वो कौन सी फिल्म होगी जो आपने वहाँ देखी फिल्म होगी? तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। उम्र होगी 5-7 साल की, 8 और साल। कौन सी जगह थी वो? कपूरथला। कपूरथला। मेरा ननिहाल में था। तो वहाँ होता था सिनेमा, हम लोग जाते थे। कुछ उस वक्त ज़्यादा समझ नहीं थी, एक्सेप्ट वो आकर्षण ज़रूर होता था और टिके रहते थे क्योंकि वो चल रहा था। लेकिन कौन सी फिल्म थी, मेरी माँ कहा करती थी कि राजा हरिश्चंद्र थी, या पता नहीं थी या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो लेकिन उसका प्रभाव था और उसका आनंद कुछ और ही था, क्योंकि वो एक तो सारे समाज को इकट्ठा कर लेता था। जो वैसे शादी ब्याहों में होता था, वो एक स्थल बन गया जहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए। मूंगफली खाई या चने चबाए वगैरह। उसमें बीच बीच में बिजली चली जाती थी या तार टूट जाता था, तो वो भी एक, उसमें भी एक आनंद था, क्योंकि उसमें फिर हम एक दूसरे से बात करते, अपने अपने घरों से कुर्सियाँ उठा कर लेकर आते और कभी कभी पलंग भी लेकर आते। तो वो शायद 2 घंटे की फिल्म जो थी वो 3-3, 4-4 घंटे, तो वो एक वो नए किस्म का मनोरंजन था। लेकिन जैसे कपूरथला में आपने कहा, चूँकि आपकी उम्र बहुत कम थी, 5 साल के बच्चे को अब याद उस तरह नहीं होगा, लेकिन जहाँ से आपकी याद साथ देती हो, तब बताइए कि वो कौन सी पहली फिल्म रही होगी जो आपने देखी और उस जादू में आप बंध गईं? हैमलेट। मैं तब स्कूल में पढ़ रही थी और
शेक्सपियर हमारे स्कूल में किया गया था। रेस कोर्स का यहाँ पर अभी सिनेमा है, प्राइम मिनिस्टर की कोठी के बिल्कुल पास था। उसमें 1 रुपये 25 पैसे का टिकट मिलता था, तो वो हमें दे दिया जाता था। तो जो मुझे पहली फिल्म जिसकी बहुत अच्छी याद है वो है अंग्रेज़ी में हैमलेट की। उसको हमने 1-2 दफ़ा देखा, बहुत अच्छी लगी। और हिंदी में थी मिर्ज़ा गालिब जी, उसकी भी जिसमें सुरैया और भारत भूषण थे। उसका संगीत भी बहुत अच्छा था। पता नहीं मुझे क्योंकि अब तो खैर ज़्यादा जानकारी है, कितनी उस वक्त हमें समझ आई और ब्लैक एंड वाइट होती थी फिल्म्स, लेकिन अच्छा लगा, उसका गीत अच्छे लगे। और ये मैं नहीं कह सकती कि भाषा का प्रभाव पड़ा होगा, नहीं पड़ा, लेकिन फिल्मों का जैसे मैंने कहा ना, चलना फिरना ही, एक्शन रिएक्शन और फिर स्पीच, भाषा और फिर संगीत उसके साथ साथ। और हिंदी फिल्म्स में तो संगीत हमेशा ही बहुत रहा है जी। वो और फिर उसमें नाच गाने जो भी होने, तो हम लड़कियों ने उसको कॉपी करना घर में। तो और इंग्लिश में जो हैमलेट का, क्योंकि शेक्सपियर पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत, टेल्स ऑफ शेक्सपियर, नॉट द होल ऑफ शेक्सपियर, तो उसका प्रभाव बहुत पड़ा था। अगर मिर्ज़ा गालिब की ही याद करें तो कोई एक गाना जैसा आपको कुछ अगर याद आता हो कि उसमें कोई ऐसा गाना जो आपको लगा हो कि गालिब की किसी शेर को, किसी गज़ल को इस तरह से क्या था, इसने भूषण ने गाया था, मिर्ज़ा गालिब ने गाया था ना, हुआ क्या है समथिंग, दिले नादां हुआ क्या है, वो अच्छा था। सुरैया के मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मुझे वैसे भी सुरैया ज़्यादा भाती नहीं थी, लेकिन ये गाना था और ये अभी भी आता है तो अच्छा है। ये तो हुई मिर्ज़ा गालिब की बात, जो कि आपकी याद में शायद पहली कोई हिंदी फिल्म जो अटकी हुई सी रह गई हो, और उसके बाद तो सैकड़ों फिल्में आपने देख डाली। कोई एक फ़िल्म जो आपको खींचती है बार बार, वो कौन सी फिल्म है जिसे आप अपने DVD पर लगाकर या दोस्तों के साथ बातें करते हुए ड्राइंग रूम गपशप में आप उस फिल्म का जिक्र ज़रूर करना चाहेंगी? देखिए, इसमें बंदनी बहुत अच्छी फिल्म थी। फिर एक बिमल रॉय की बहुत सारी फिल्में बहुत ही अच्छी थीं, और 14वीं का चांद, मैं ब्लैक एंड वाइट की भी बात कर रही हूँ, और बंदनी, 14वीं का चांद, सुजाता, वो भी शायद बिमल रॉय की थी। तो ये फिल्म्स में फिल्म के अलावा एक सेंसिटिविटी, इमोशन का कैसे प्रकट होना, और किस तरह से उसको बड़ी धीरज से, धैर्य से, उसकी एक लगता था कि पात्र का एक ये भी मकसद है कि जो मैं कह रहा हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो उसकी छाप कितनी श्रोता पर पड़ रही है, वो एहसास आज महसूस होता है ना। इसलिए मैं कंपैरिजन, उस वक्त नहीं ऐसा होता था, लेकिन क्यों ये फिल्में याद रहीं, क्यों जॉनी वॉकर चंपी का गाना जब उसने गाया तो क्यों वो याद रहा, और 14वीं के चांद में ये इनका 14वीं का चांद हो या आफताब हो, ये क्यों अच्छा लगा। जब आज उसका मूल्यांकन हम बैठ के करते हैं तो उसका यही था, उसमें एस्थेटिक्स था, उसमें इमोशन था, नॉट ओवर इमोटिव, सटल इमोशन, और एक आइडेंटिफिकेशन कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। आजकल की फिल्मों में ये ऐसा नहीं है। अब तो देखिए कि फिल्में बहुत बदल गईं, लेकिन जब आप कॉलेज में रही होंगी, स्कूल में रही होंगी, तब शायद फिल्मों का एक अलग तरह का ही जादू होता है। शुरू में ये माना जाता था कि फिल्मों में काम करना भी एक बुरी चीज़ है, फिल्में देखना भी बुरी चीज़ है, लेकिन आपको जो पारिवारिक माहौल मिला उसमें क्या फिल्में देखने का, एक लड़की होने के नाते भी, क्या उतनी आज़ादी थी? हाँ, आज़ादी थी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एक तो मेरे ख्याल में
सेंसर्स इतने लिबरल नहीं थे जैसे आज थे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। कभी हमारे माता पिता ने या बड़ों ने ये नहीं कहा कि ये फिल्म देखने लायक नहीं है, ये नहीं। बोरिंग हो सकती है, अच्छी ना हो, खूबसूरत ना हो और कहानी अच्छी ना हो, लेकिन कुछ ऐसा एहसास नहीं होता था, न कहा जाता था कि ये फिल्म भद्दी है। शायद हम लोगों के पास तक आती ही नहीं होगी। जब कॉलेज में आए तो कहा जाता था कि कोई एक चीज़ ब्लू फिल्म्स होती हैं, पर उसका कुछ अंदाज़ नहीं था, कुछ नहीं थे, और आज तक कोई अंदाज़ उसका है भी नहीं। वो तब भी बनती थी, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ। आज भी शायद बनती होंगी, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आज के जो सिनेमा उससे जब तुलना करें तो उसमें एक लिहाज था, कल्चरल लिहाज था, भाषा का बहुत बड़ा लिहाज था। और बहुत सारी भाषा हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि आपने देखा नहीं उसको कैसे तहजीब से बोला जाता है, कैसे पेश किया जाता है। और एक कल्चर का जो मिश्रण था, और बोथ दी ट्रेडिशनल मुस्लिम कल्चर एंड द ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर, उसका जो एक खूबसूरत नमूना दिखाई देता था, वो शायद इसलिए हमारे पेरेंट्स या बड़े कभी ये नहीं कहते थे फिल्म नहीं देखनी। इस तरह से फिल्में आपकी ज़िंदगी में एक तरह से शिक्षण का भी कोई रोल प्ले कर रही थी? जी हाँ। वो कैसे, अगर आप देखिए, उसमें जो जैसे मैंने कहा, देख कर कोई चीज़ उसकी याद रहती है। भाषा उसने कैसी बोली, उसका कपड़े कैसे रहे, बंगाल की धोती पहनी भी है, या जैसे परिणीता में बिल्कुल एक बंगाली कल्चर, जो पुरानी परिणीता की बात करी, अशोक कुमार और शायद मीना कुमारी थे, उसमें बिल्कुल बंगाली तरीके से क्या होता है, किस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं, किस तरह से रहते हैं, कमरे की अलमारी कैसी है, पलंग कैसा है, वो उसको कंपेयर किया जाए। और फिर कंपेयर किया जाए मेरे महबूब को, जो बिल्कुल डिफरेंट थी। शायद राजेंद्र कुमार और कोई एक हीरोइन याद नहीं मुझे थी, तो उसकी भाषा, कॉलेज का रहना सहना, किस तरह से बातचीत होनी, किस तरह से दूरी एक अमीर नवाबी और परिवार की और एक साधारण आदमी की कैसे होता है। तो शादी कैसे थी तय की जाती थी, बाहर नहीं जा सकते आप अपनी दायरे से, जो दायरा बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें सीखी। कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट करती थी जो हम पढ़ाया जाता था। वो कैसे? वो इसलिए जैसे पढ़ाई और डेमोक्रेसी तब तक थी बहुत अच्छी तरह से कि वी आर ऑल इक्वल, कोई राजा शहजादा नहीं है। और उस वक्त, आज कुछ ज़्यादा जोर है कास्ट पे ऊपर, उस वक्त तो आप यकीन मानिए कि मुझे कॉलेज तक ये नहीं पता था कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ, अगर जो पुराना तरीका लिया जाए। तो वो एहसास नहीं था, वो सब होता था। और कुछ स्ट्रगल ऑफ पॉवर्टी होता था, 2 बीघा ज़मीन में जैसे था, वेरी पॉइनेंट और बहुत ही दयनीय, वो भी एक हिट का। उसको, और जो हम पढ़ रहे थे, जो मूवमेंट्स इन मार्क्स के बारे में, या किंग्स एंड क्वींस ऑफ बोथ रशिया एंड यूरोप एंड ऑल, तो उसमें जो पढ़ाई होती थी और उसको फिर हम जो फिल्म में देखते थे, उसका एक जाने अनजाने में एक मिश्रण हो जाता था। तो इट वाज रियली क्वाइट एजुकेटिव ऑल्सो, क्योंकि वो तो हम देख रहे थे कि सामने हो रहे 2 बीघा ज़मीन सामने दिखाई दे रही थी कि क्या था। वैसे पढ़ते थे कि हाँ इतनी पॉवर्टी है, खाने को नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं है, और उसमें देखने में तो फिर बहुत अंतर पड़ता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे शीला दीक्षित जी के साथ प्रोग्राम यादों के साए में। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम यादों के साए में। आज हमारे साथ हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो हमारे साथ साझा कर रही हैं फिल्म से जुड़ी हुई अपनी यादें प्रोग्राम यादों के साए में।
शीला जी, बात कर रहे थे हम कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है और किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसमें कई बार आपको भेद नज़र आया। ये जानना दिलचस्प होगा कि अब जबकि DVD या उससे पहले VCR, आज होम थिएटर, आप घर बैठे फिल्में देख लेते हैं, लेकिन लंबा अरसा एक फिल्म प्रेमी के लिए फिल्म थिएटर में जाकर ही देखने का दूसरा नाम था। आपने जब से सोशल लाइफ में एक जबकि आपकी एक पहचान लोग जानते हैं, कैसे आप थिएटर में जाकर फिल्म देख पाती होंगी? क्योंकि फिर तो ये है भाई शीला जी आ गई, शीला जी आ गई, एक इस तरह की बात होती होगी। क्या अनुभव है आपका थिएटर में आम लोगों के साथ फिल्म देखने का? इरफान साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो मज़ा और आनंद थिएटर में जाकर फिल्म देखने का होता है वो घर में नहीं आता है। एक तो डिस्टर्बेंस होता है और वहाँ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फिल्म, ये तो नेचुरली स्क्रीन बहुत बड़ा होता है और एक माहौल होता है फिल्म देखने का। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि लोगों को, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, अच्छा लगता है, लोग आते हैं इंटरवल में क्योंकि मैं पहुंचती ज़रा जब शुरू होने वाला आता है, जब आता है वो सर्टिफिकेट वाला मामला, बोर्ड ऑफ सेंसर्स वाला, तब वही समय लेती हूँ कि अंदर से जाओ, फिर इंटरवल में लोगों को पता चलता है तो मिलते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक मिलने का बहाना हो जाता है। लेकिन मैंने कभी तो वो जो यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री का वो जो विशंबर दास रोड में जो महादेव रोड पे जो है उसमें मैंने 1-2 फिल्में देखी होंगी, किसी ने कहा होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे वहाँ, मुझे साधारण फिल्में। तो आई थिंक द रियल इन्जॉयमेंट सो फार, अब आगे भविष्य में ये बच्चे क्या करेंगे, पर मैं देखती हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कि उनको कोई अच्छी फिल्म पता चले या बताई जाए तो वो थिएटर में ही पसंद करते हैं। तो थिएटर का जो आनंद है वो। तो कोई एक फिल्म आपको उसके गाने की वजह से या उसकी कहानी की वजह से, उसके किसी एक्टर की वजह से, किसी एक्ट्रेस की वजह से, उसके सोशल मैसेज की, कौन सा ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जो फिल्म आपको कहती होगी इस फिल्म को मुझे कहीं पे भी देखना है, चाहे थिएटर में देखना है, चाहे होम थिएटर में देखना है, VCR पे देखना है, कहीं पे भी उसे देखना है? कोई एक चीज़ जो आपको कहती है कि इस फिल्म को देखना? काश मैं आपको एक ही फिल्म ऐसी बता सकती। मैंने कई फिल्में जो मुझे अच्छी लगती हैं, उसकी एक्टिंग अच्छी है, उसकी कहानी मधुर है, मुझे वो बहुत सारी मार ताड़नी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और ये जो मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं ना, जिसमें इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट की शक्ल ले रहे, आई एम सॉरी, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो ये जिसमें अच्छा संगीत भी हो और एक ऐसा हो आइडेंटिफिकेशन भी हो सके कि हाँ ये जीवन से आइडेंटिफाई करते, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब भी मेट, और ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, परिणीता, इनको मैंने दिलवाले दुल्हनिया तो खैर ऑल रिकॉर्ड्स मैंने खुद ही ब्रेक कर दिए, 12-13 दफ़ा देख ली होगी, लेकिन और जो हैं इनको 5 बजे 6 दफ़ा 7 दफ़ा दिल चाहता है वगैरह वगैरह, ये कुछ जो फिल्में ऐसी हैं कि जो जीवन का दर्पण है। These things happen in life. I have a happy ending, make you feel nice, identification हो जाता है। वो फिल्में मुझे बहुत, और एक्टर्स अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, आमिर खान अच्छे हैं, शाहरुख खान अच्छे हैं, शाहिद कपूर बहुत अच्छे हैं, और अब जब भी मेट में जो कैरेक्टर शाहिद कपूर का है वो अच्छा है, अच्छा लगता है, लुभाता है, प्लेड डाउन सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। और परिणीता में इसका विद्या बालन का जो है इतना अच्छा एक चरित्र है वो है। तो ये सब म्यूज़िक भी इन तीनों चारों में इत्तेफाक से, और मेरे ख्याल में हिंदी फिल्म जिसका म्यूज़िक अच्छा ना हो तो वैसे ही नहीं चलेगी। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे खुशी है, एन्जॉयमेंट है, बट इट इज़ गुड क्लीन फन, यू नो, और म्यूज़िक अच्छा है, और किस तरह से कल्चर स्पेन का दिखाया जाता है,
फिर उसके साथ साथ उसकी इमरान की जो मदर और फादर की कहानी है वो भी एक रियल लाइफ है. इट्स पॉइगनेंट, सैड, टचेस द हार्ट, बट वेरी नाइस. सो ये सिंपल फिल्म्स, नॉट टू मच गैजेटरी. अब जैसे ये जो फिल्म दोबारा बनाई गई है जो जोधा अकबर जी, उसको और मुग़ल आज़म को आप कंपेयर करिए तो मुग़ल आज़म अपने ज़माने में बहुत ही बढ़िया और आज भी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा ख़्याल है मधु बाला से ज़्यादा आकर्षित एक्ट्रेस अभी तक नहीं कोई हुई है. उसमें जो एक मिस्टिक था मीना कुमारी में था किसी हद पर मधु बाला में बहुत ज़्यादा. और आज की जोधा अकबर वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप कंपेयर करें तो शायद जो मुग़ल आज़म थी वो जोधा अकबर नहीं है. जिस तरह आपने मधुबाला का नाम फिल्मी हीरोइनों में लिया, उसी तरह किसी हीरो का नाम अगर लेना ही हो तो किसका लेंगी? देवानंद. उसमें क्या है ऐसा? देखिए मैं आपको एक भी सेकंड नहीं लगे ये सोचने में, ये जवाब देने में. जी, मैं आपको बताती हूँ जिस उम्र में देवानंद ने काम किया वो उम्र हम लोगों की टीनेज की थी. तो कोई स्मार्ट हैंडसम आदमी दिखाई दे जाए तो वही अच्छा लगता था. जैसे ग्रेगरी पेक हमें वेस्टर्न फिल्म में अच्छा लगता था, रॉक हडसन लगता था, तो इसी तरह से ये एक ही वाज जस्ट आउटस्टैंडिंगली गुड लुकिंग. आज भी जब भी उनकी नहीं रहे तो जब उनकी देखती हूँ एक्टिंग नहीं अच्छी करते थे. मैं अब बड़ी साफ तौर से कह रही हूँ, आई कांट से आउटस्टैंडिंग एक्टर थे दिलीप कुमार थे. सी उन्होंने जो फिल्में करी सुपर्ब एक्टिंग, बट इन गुड लुक्स इफ यू से आई थिंक देवानंद वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, द बेस्ट. और दिलीप कुमार की बात करें तो उनकी किस फिल्म के लिए, जैसा कि आपने कहा कि एक्टिंग के लिए आप दिलीप कुमार को याद करेंगे, किस फिल्म के लिए उन्हें याद करेंगे? दिलीप कुमार की तो खैर बहुत सारी फिल्में हैं. उसमें से जो उनकी बहुत पुरानी फिल्में थी जो उन्होंने शायद मीना कुमारी के साथ एक शहीद करी थी उन्होंने. हाँ उन्होंने करी थी वो शायद वतन की वो एक उसमें वो होता है फ्रीडम फाइटर होता है जो अंत में इसकी डेथ हो जाती है. ही वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग इन दैट. कामिनी कौशल और इनकी थी तो वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी शहीद. हाँ शहीद ही नाम था. उससे एक जो दिलीप कुमार साहब की छाप रही. इसी क्या होता है जब आपकी पहली फिल्म किसी एक एक्टर की देख लें और वो आपको भा जाए किसी भी कारण से, और किस उम्र में, ये भी एक बात है. तो वो फिर वो कुछ भी करे या न करे उस पर एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है. एक किस्म का फिक्सेशन जैसी चीज़ के, या यू कैन कॉल इट दैट व्हाटएवर. मेरे ज़माने में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वी यूज्ड टू से वी हैड अ क्रश. ये शब्द इस्तेमाल किया. आज भी होता है. आज भी होता है शायद, पर मैंने सुना नहीं है ये शब्द. लेकिन यू हैव अ क्रश, यू हैड अ क्रश ऑन देवानंद, यू हैड अ क्रश ऑन दिलीप कुमार एंड यू एडमायर्ड. अब जैसे किशोर कुमार हैं उन पे क्रश वश कुछ नहीं था, लेकिन उनकी एंटिक्स इतनी प्यारी लगती थी. आई मीन इट वाज एंड देन ही वाज अ ग्रेट सिंगर. तो उनका और था तो हर शख्सियत के साथ एक डिफरेंट इमोशंस पैदा होते हैं. फिल्मों में विलेन का भी एक बड़ा रोल होता है. किसी विलेन को याद कीजिए. अब विलेन तो सबसे ज़्यादा तो प्राण ही थे सबके यानी, लेकिन प्राण फिर इवॉल्व करे. प्राण थे और एक NK सिंह या AK सिंह थे, कोई सिंह, KN सिंह जी. ओह तो भयंकर लगते थे. मतलब ऐसा लगता था कि कोई राक्षस आ गया. एंड सिंह की तो मैं आज भी शक्ल याद करती हूँ तो थोड़ा खौफ होता है कि शीला जी हमको ये बताइए कि फिल्मों को देखकर इंसान खुश हो लेता है, उसका एक मनोरंजन होता है. ऐसे भी पल आते हैं जब वो दुखी हो जाता है, जीतता है, हारता है, अपने
सपनों को वहाँ जीवित होता हुआ देखता है। कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई फिल्म देखते हुए रोना आया हो? हाँ, इमोशन ज़रूर होता है, लेकिन उसी वक्त क्योंकि रोना ना अपने को अच्छा लगता ना ये अच्छा लगता कि कोई और देख रहा है आप रो रहे हैं, तो अपने को समझा लेती थी और उसी वक्त कह देती अपने को एक चुटकी मार के कि ये तो फिल्मी तो है, कोई असलियत तो है नहीं, तो इसमें इसका क्या परेशानी होनी। लेकिन था जैसे मैंने कहा ना 2 बीघा ज़मीन, इट वॉज वेरी वेरी टचिंग, बहुत ही टचिंग फिल्म थी। और फिर लेकिन अच्छी बात हमारे यहाँ हिंदी फिल्म्स में ये है, और अगर जो वो ना हो तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट होता है, एंडिंग हमेशा अच्छी रहती है कि यू नो कुछ भी परेशानियाँ हो, बुक परी हो। अब जैसे आपको याद होगा हम दोनों फिल्म जिसमें देवानंद का डुअल रोल था, उसमें इतनी वो परेशानियाँ होती हैं क्योंकि वो खुद ही डुअल रोल करता है, एक आर्मी के ऑफिसर से उसकी शक्ल बहुत मिलती है, उसकी डेथ हो चुकी है, फिर वो आ जाता है, तो उसकी जो बीवी है वो नेचुरली बहुत खुश होती है कि वे है, तो वो कन्फ्यूजन में है क्योंकि शक्लें मिलती हैं, जो एक्चुअली सोल्जर था वो नहीं है, ये इत्तेफाक से आ गया वगैरह। तो इट वाज अ वेरी सैड सीन कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो अलग हो गई, वो बेचारी कुछ कह नहीं पा रही, ये चल रहा। तो दैट कन्फ्यूजन ऑफ इमोशंस जो जीवन में हो सकता है, बट इट वाज वेरी वेरी जिसको कहते हैं टॉर्चरस था, तो बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अंत में वो ठीक हो गया, वो भी वापस आ गया, वो मिल गया, की मौत नहीं हुई थी, वो वापस जब आ जाता है तो द होल स्टोरी बिकेम वेरी नाइस। बट थ्रू द स्टोरी जो बिगिनिंग से एंड तक आप आते हैं तो एक बड़ा टेंशन होता है मन में कि ये होगा क्या, क्योंकि दिल किसी का कहीं और है, मजबूरी कहीं और उसे खींच रही है। तो मजबूरी और जो स्नेह का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आता है, उससे अपना मन भी परेशान होता है कि हो सकता है ये वाकई में होता हो। कभी आपने कहा कि आइडेंटिफाई कर लेता है इंसान कभी कभी फिल्मों से, कोई ऐसी फिल्म जिसमें लगा हो कि ये आपकी ही कहानी है या उसका एक हिस्सा आपकी किसी कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं मैंने सोचा। बिट्स एंड पीसेस में हो सकता है कुछ ऐसा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। अब इंतज़ार करूंगी जब मैं रफ़ा दफ़ा हो जाऊं तो शायद कोई कहानी लिख देगा। नहीं, आप हमारे बीच रहें और बहुत बरसों तक रहें, हम ये कामना करेंगे। ये बताइए, कभी ये दिल किया कि फिल्मों में हीरोइन हो जाया जाके? नहीं, उसके कभी यही नहीं लगा कि पहुंच वहाँ कहाँ हो सकती है। कोई ऐसी खूबसूरती नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। हाँ, एक्टिंग वगैरह थिएटर में करती रहती थी मैं स्कूल कॉलेज में, लेकिन इसकी तो कभी आशा भी नहीं। दूसरा ये भी था कि जैसे आपने कहा कि हम लोगों के बचपन में, हमारे बचपन में फिल्म्स वाज नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट करियर। हाँ, तो कि भाई आप करियर उसको एक बना लें, और कहाँ आप जाएंगे, कैसे भटकेंगे, कौन आपके जहन पहचान का, तो उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। अब ज़रूर लगता है कि अगर जो आजकल का माहौल होता तो इट वुड हैव बीन मच ईजियर फॉर पीपल, जो मतलब इसमें जो कोई स्टिग्मेटाइज नहीं होता है, भाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं जैसे और काम कर रहे हैं, और बल्कि अच्छा काम कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं सबका। तो उससे ज़माना बहुत बदल गया, उस वक्त कभी नहीं सोचा, कोई सवाल ही नहीं। और उसमें लगता था कि जब तक आप मीना कुमारी, सुरैया और ये मधुबाला और उसके बाद ये वहीदा रहमान जैसी खूबसूरत ब्यूटीफुल राखी वगैरह यू नो डाउन द लाइन नहीं होंगी, तो अपने को तो ऐसा कभी सपना ही नहीं आया। अच्छा, आपने कहा कि फिल्मों में गीत संगीत ना हो, या जिस फिल्म का गीत संगीत ज़्यादा अच्छा है, कई बार वो ही कामयाब होती है।
फिल्मों में जब गीत संगीत के बारे में सोचती हैं तो कभी आप गीतकारों के बारे में भी सोच पाती हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में भी सोच पाती हैं, क्योंकि ये सब कुछ मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट से एक अच्छी चीज़ बनकर सामने आती है। तो आपको कोई म्यूज़िक डायरेक्टर या लिरिसिस्ट में कुछ? इसका मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। 42 अ लव स्टोरी, जिसमें अनिल कपूर थे और ये शायद थी एक महिला और थी, नाम आ जाएगा। इट वॉज़ अ वेरी ऑर्डिनरी स्टोरी, 1942 के फ्रीडम मूवमेंट की थी, कहानी में कुछ नहीं था, लेकिन एस.डी. बर्मन का संगीत था और मेरा ख्याल है कि ये उनकी लास्ट फिल्म थी। आर.डी. बर्मन की बात कर रही हैं आप? नहीं, आर.डी. बर्मन, हाँ जी, बेटे उनके, हाँ बेटा आर.डी. बर्मन जी। फैंटास्टिक। वो फिल्म अगर जो याद रहती है तो उसके म्यूज़िक की वजह से। उसी तरह से रोज़ा, जो तमिलियन फिल्म थी, उसको हिंदी में उसको बनाया। वो पहली फिल्म मैंने ए.आर. रहमान की म्यूज़िक की देखी। मेरा ख्याल है इतना लिरिकल म्यूज़िक उसने उसके बाद कभी नहीं दिया। अच्छा म्यूज़िक उनका हमेशा रहता है, इज़ अ ग्रेट म्यूज़िक कंपोज़र, लेकिन जो लिरिसिज्म उस रोज़ा में था वो कभी उसके बाद में नहीं हुआ। किशोर कुमार कोई गाना गा दे बहुत अच्छा लगता है। लता जी गाती थी तो वाकई में एक नाइटिंगेल, कितनी उनकी आवाज़ में वैरायटी थी, किस तरह से कर लेती थी। तो ये सिंगर्स हमेशा मुकेश बहुत अच्छे थे। और कुछ हमें याद सहगल की है। हालांकि जब सहगल के गाले घर में बजाए जाते तो हम कहते क्या बुजुर्गों का बड़ों का ये शौक है, लेकिन आवाज़ शायद उनकी जैसी कभी आज तक मैंने तो नहीं कोई सुनी है। तो म्यूज़िककार बहुत थे, थोड़े थे, मोहम्मद रफ़ी थे, आशा भोसले थी, ये सब, गीता रॉय थी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गाना। कोई एक गाना जो आप कभी गुनगुना लेती हो? प्लीज़ आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपके श्रोता बोल कर ही सही, ना सही गुनगुना कर, ना सही उसको बोल कर ही। क्या बताऊँ मैं आपको? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं मुझे ध्यान आ रहा, क्योंकि इतने सारे गाने दिमाग में चलते रहते हैं। नन्ही कली, ओके, इट्स अ सिंपल सॉन्ग, इसलिए बस इतना याद है मुझे, कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं म्यूज़िक बेहद ज़्यादा सुनती हूँ और रिज़ल्ट होता है उसका कि वेस्टर्न भी है, क्लासिकल भी है, नॉन क्लासिकल भी है, फिल्मी भी है, लाइट म्यूज़िक भी है। तो ये सब इतना ज़्यादा मैं होती हूँ कि मैं समझती हूँ मुझे एक थोड़ा सा जितना डाइजेशन होना चाहिए म्यूज़िक के प्रति उतना नहीं हो पाता। ये मैं आपको साफ बात बोल रही हूँ, इसलिए आसान नहीं। अब हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हुए बातचीत को एक कल्मिनेशन की तरफ ले जाएंगे। ज़्यादातर बातें हमने की जो कॉमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसके बारे में। बीच में एक दौर सत्यजीत रे से लेकर श्याम बेनेगल तक का एक दौर अल्टरनेटिव सिनेमा का भी है। इस पर भी आपकी नज़र शायद रही होगी, जिसमें समाज में यथार्थ को पेश करने की कोशिश की जाती रही है। देखिए, रहे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं इस सिनेमा को करने में, लेकिन मैं समझती हूँ आज भी सिनेमा इज़ कंसिडर्ड एंटरटेनमेंट। आपको पता नहीं याद होगा या नहीं, बहुत पुरानी फिल्म अंकुर हुई थी जिसमें ये शबाना आज़मी थी शायद, और ये पुरी थे जो ओम पुरी हैं। सोशल फिल्म, एक उस कपल के बारे में जो अछूत कहा नहीं जाता, लेकिन उस तरह से उसे ट्रीट किया जाता, गरीबी है वो है, हाउ दैट कपल स्ट्रगल्स, और उसमें आता है अब ये इस तरह की कमर्शियल फिल्म्स जो बनी हैं
दे हैव लेफ्ट एन इम्पैक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाउ लॉन्ग आई कैन नॉट से, बिकॉज मेरे जैसे लोग जो हैं, और सभी आजकल बिजी हैं, सिनेमा जाते हैं तो वो खुशी देखना चाहते हैं, हैप्पी, सी इट, फॉरगेट अबाउट इट, लिसन टू गुड म्यूजिक एंड बी डन विद इट। लेकिन इम्पैक्ट वाली फिल्म से, और जो जिस सोशल फिल्म्स की आप बात कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं, वो तो देखने को ही नहीं मिलती हैं। तो लिहाजा उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मेरे ऊपर पड़ जाए या आपके ऊपर इंडिविजुअली पड़ जाए, तो उसका एक और, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों पर असर नहीं पड़ता है। अब एक फिल्म अभी आपने देखी होगी, या सुभाष बोस के ऊपर आई थी, इट जस्ट डिडंट क्लिक। हिस्टोरिकल फिल्म थी, उनकी जीवनी थी, बट इट वाज, आई मीन, जस्ट डिडंट क्लिक। एटनबरो ने जो महात्मा गांधी बनाई थी, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द महात्मा गांधी दैट वाज मेड हियर। इंडिया में भी एक महात्मा जी पर फिल्म बनी थी, साउथ अफ्रीका वगैरह। यदि उन दोनों में तुलना आप कर दीजिए, हिस्टोरिकल फिल्म्स हैं, लुक व्हाट एटनबरो डिड और बेन किंग्सले डिड, आई मीन, जस्ट लिफ्टेड एवरीबडी। आई नो बच्चे, बड़े छोटे, सब उसको हिंदी में भी देखने गए, अंग्रेज़ी में भी देखने गए, 8-8 दफ़ा, 7-7, हर वक्त टेलीविज़न पे भी आप लोग दिखाते रहते हैं। तो प्रेजेंटेशन किस मिसाइल का कैसे किया जाता है, वो छाप छोड़ता है। ये नहीं कि एक इश्यू आपने ले लिया कि भाई हाँ है पॉवर्टी, या है कास्टिज्म, या है कम्युनलिज्म। आपको याद है वक्त जी? हाँ, तो वक्त किस तरह से एक इंसिडेंट होता है जिसमें सब दिक्कत बिखर जाते हैं, जल जाते हैं। अमर अकबर एंथनी, कोई एक क्रिश्चियन बन जाता है, एक मुस्लिम बन जाता है, एक हिंदू बन जाता है, एक पुलिस। तो ये दीज आर सटल मैसेजेस, दे आर लाइक्ड बिकॉज दे हैव अ स्टोरी एंड अ मैसेज। बट प्योर मैसेज जब आप देते हैं, जैसे सुभाष बाबू की फिल्म ने दिया और एटनबरो की फिल्म ने, इट बिकम्स वेरी डिफरेंट। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ ट्रीटेड। एक एविड फिल्म लवर के रूप में और एक राजनेता के रूप में भी, जब आप फिल्में जवान होते होते यहाँ तक पहुँची, समाज भी अपनी प्रगति करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। समाज के सामने अपनी चुनौतियाँ हैं और फिल्मों के सामने अपनी चुनौतियाँ हैं। लेकिन एक फिल्म लवर के रूप में जब आप आज के फिल्म कल्चर, फिल्म मेकिंग, फिल्म की पूरी स्थिति पर नज़र डालती हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए इरफान साहब, मैं आपको एक बहुत साफ बात जो मैंने अभी इन दिनों में नोटिस करा है कि पब्लिसिटी ऑफ अ फिल्म सीम्स टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन द फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कम आइडियाज़ की फिल्म है या कम उसमें है, उस पर मूल्य उसका कम है, बजट, उतनी ही पब्लिसिटी। And this has happened very recently in about last 6 months or a year, कि जितने आपने देखा, अब एक फिल्म आई ओंकारा, आपने भी सुना होगा, it was based on Shakespeare's Othello। उसका हिंदी में तर्जुमा किया गया, वो कहानी वही है कि a man who's desperately jealous। I thought it was a brilliant film। विजय देवगन था और ये लड़की कपूर, करिश्मा कपूर है जी। It was just fantastic that film, but nobody liked it। मैं एक अपने जान पहचान में मुझे लगा कि मैं एक हूँ जो शायद उसकी सीडी रखती हूँ जब मन होता है देख के। म्यूज़िक भी मुझे उसका अच्छा लगा, क्रूड स्टोरी, वेरी हार्ड हिटिंग स्टोरी, यू नो, जैसे था ओथेलो का कैरेक्टर, यू नो, लेकिन ब्रिलियंट, वेरी नाइसली डन। अब एक फिल्म और शेक्सपियर पर आई थी, मकबूल, एक कपूर जो है शाहिद के फादर, उन्होंने बेहद अच्छा रोल करा, मैकबेथ के ऊपर थी, ब्यूटीफुल फिल्म, नहीं ज़्यादा चली क्योंकि शायद उसकी जो सटल्टीज़ इमोशंस की हैं वो समझ में आई। आजकल की फिल्म्स में आपने जो बात कही है, तो आजकल की फिल्म्स अच्छी भी हैं, बहुत अच्छी हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी हैं,
सीनरी वाइज बहुत एस्थेटिकली बड़ी खूबसूरत है, डिटेल भी अच्छा है, लेकिन कुछ उसमें गहराई में कभी कभी कमी है। जो लास्ट फिल्म मुझे लगा थोड़ी सेंसिटिविटी थी वो थी परिणीता। उसके बाद कोई मुझे आई नहीं लगी। बंगाल की कहानियाँ जो लेखकों की जो अडॉप्ट की जाती हैं अच्छी हैं, दे आर ऑल वेरी गुड, बट अदरवाइज फन फिल्म्स तो है। जब भी मेट इज़ ग्रेट फन, ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा इज़ ग्रेट फन, लाइट एंड ग्रेट फन, गुड म्यूज़िक, बट अभी कोई ऐसी नहीं, मैं इस वक्त कह सकती कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग फिल्म हो जो हमेशा के लिए याद रहेगी। आपकी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कभी ये कोशिश हुई कि कोई एक ऐसा डेडिकेटेड सिनेमा बनाया जाए, थिएटर, जहाँ कुछ खास तरह के टेस्ट की फिल्मों को ही प्रोजेक्ट किया जाए? उसमें रिस्पांस जितना मैं समझती थी डायरेक्टर्स और ये बोर्ड का मिलेगा वो नहीं मिल पाया। तो क्या कोशिश थी? कोशिश ये थी कि हमें कम से कम या तो एक फिल्म फेस्टिवल होनी चाहिए दशकों को लेके, 60s, 50s, 70s एंड सो ऑन, और या फिर हमें ये करना चाहिए जैसे वो श्री फोर्ट के पास एक थिएटर है छोटा सा, उनके पीछे ही है, उसको हम डेडिकेट कर ले फॉर द बेस्ट फिल्म्स, शो वन एवरी। सप्रू हाउस में हुआ करता था ये कभी कभार वीकेंड्स पे या कभी, लेकिन उसको कोई शायद कमर्शियली वायबल न समझ के नहीं किया गया। एज अ गवर्नमेंट आई वुड बी हैप्पी टू डू इट, बट मैंने 2-3 चिट्ठियाँ लिखवाई सेंसर बोर्ड को और ये पूना इंस्टीट्यूट को, कोई जवाब ही नहीं देता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। हालांकि आई थिंक दिस शुड बी डन बिकॉज सिनेमा इज़ अ कल्चर इन इंडिया नाउ। इट्स नॉट दैट के तमिल में भी बन रही है, तेलुगु में भी बन रही हैं, बांग्ला में भी बन रही हैं, मराठी में, सब फिल्में बन रही हैं, तो उसका इंटरेक्शन होना चाहिए एंड इट शुड बी मेड। कुछ मेरा ख्याल है सिनेमा वालों ने भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि नेचुरली फिर उनका ऑडियंस उधर जाता है। आखिर में कोई एक बात जो आप फिल्म बनाने वालों से कहना चाहेंगी जिससे कि अच्छी फिल्में लोगों तक पहुंच सकें? मैं इतना ही कहूँगी कि फिल्म्स क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे जीवन पे, हर एक के जीवन पे उनका असर पड़ता है, तो अच्छी फिल्म, और अच्छी फिल्म का मतलब यही नहीं कि कहानी अच्छी हो, संगीत अच्छा हो, डायरेक्शन अच्छा हो, एस्थेटिकली भी खूबसूरत हो। क्योंकि कभी हम जो कपड़े देखते हैं या जो जिस तरह से एक गाड़ी चलाई जा रही है फिल्म में देख रहे हैं, उसका असर हम पर पड़ता है कहीं ना कहीं, जाने में और कभी अनजाने में। तो आपकी जिम्मेदारी फिल्म वालों की इस समाज को किस राह पे ले जाना है, वो जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा है, उसको खूब बखूबी निभाइए। बहुत बहुत शुक्रिया शीला जी, आपने इतना समय हमको दिया। थैंक यू। प्रोग्राम यादों के साए में आज बस इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।